सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, आज हमारी क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल पर भी देख रहे हैं, आज हम अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज़ का पहला ये वीडियो है। अर्थशास्त्र हम स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पार्ट 1 विकास, उसका हम पूरी थ्योरी देखने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए भी और UP बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत ही काम की क्लास है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें। बात समझ में आ गई? तो अब हम स्टार्ट करने वाले। इससे पहले मैंने वीडियो में बच्चों, थोड़ी लेट हो गई है वीडियो, उससे पहले मैंने पूरा सिलेबस आपको समझाया है और उस सिलेबस को आप जा कर के बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस सिलेबस की वीडियो को आप जाकर देखें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल मैंने लिखा है टारगेट 80 में से 80 का रहेगा, हमारा बेहतरीन क्लास रहेगी। और इस थ्योरी के बाद में मैं आपको MCQ क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आऊँगा। तो चलिए, ये पहली क्लास है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्लास में पढ़ना क्या क्या है। इसका ओवरव्यू मैं आपको दिए दे रहा हूँ बच्चों कि हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की परिभाषा हम जानेंगे बच्चों। अर्थव्यवस्था की परिभाषा अच्छे से समझने के बाद विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे, इस बिंदु को हम जानेंगे। दूसरा वाला, तीसरा बिंदु है बेटा हमारा आय और अन्य मापदंड, ये हमारा तीसरा बिंदु है। इसके बाद हम जानेंगे बेटा राष्ट्रीय विकास, और इसके बाद पांचवा बिंदु हमारा रहेगा विभिन्न देशों की एवं राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी आपस में कैसे तुलना की जाएगी। इसके बाद में बेटा जब हम 5 बिंदु जान लेंगे तो छठी हम जानेंगे विकास की धारणीयता। तो ये 6 बिंदु बेटा मैंने आपके इसमें लिए हैं, बिल्कुल एकदम हेडिंग वाइज में आपको इसमें पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद में चलो फिर बच्चों स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, तो ध्यान से देखेंगे, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है बेटा? एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। ये आर्थिक क्रियाएं व्यापार हो सकता है, या उद्योग धंधा है, किसी ने फैक्ट्री वगैरह जैसे लगाई, या बीमा है, परिवहन है और संचार आदि। संचार, मेरी बात आप समझते हैं, संचार के साधन आप जानते हो क्या होते हैं, है ना। तो ये जो अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित होती हैं, मतलब ये संचालित होती हैं। संपादित मतलब संचालित होती हैं, ये क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होता है। आर्थिक क्रियाओं से हमें क्या होता है? आय प्राप्त होती है, मतलब आमदनी होती है, तभी तो आर्थिक क्रिया कोई करता है भाई। आय के लिए ही, आमदनी के लिए ही तो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। इसीलिए ऐसी क्रियाएं मानव किसी अर्थव्यवस्था में रहकर ही कर सकता है। तो अर्थव्यवस्था के दायरे में ही आर्थिक क्रिया आएंगी। मेरी बात आप समझ गए? अगर आपसे कहा जाए कि अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते थे, अर्थव्यवस्था के जनक थे बेटा एडम स्मिथ। किसे कहते थे? एडम स्मिथ। ये कौन थे? ये अर्थव्यवस्था के जनक थे, एडम स्मिथ। ये बात आपकी समझ में आ गई? अगली बात अगर हम देखें, अगला बिंदु है हमारा बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये था अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अगला बिंदु है हमारा विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न कैसे। चलो देखते हैं ये बिंदु भी, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे। चलो देखेंगे बेटा, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। एक की नज़र में है कि भाई मुझे विकास, एक की नज़र में लग रहा है कि ये विकास हो रहा है, और वो जो विकास है वो दूसरे की नज़र में क्या हो सकता है? वो विनाश का कारण बन सकता है। कैसे? देखिए, उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पे। नदी पर बांध बनाना,
अब नदी पर बांध बनाना किसी एक के लिए विकास है कि भाई हमने नदी पे बांध बना दिया तो यहाँ का विकास हुआ, लेकिन वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। मतलब जब बांध बनाएंगे तो चीज़ें वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, प्रभावित होंगी। जब प्रभावित होंगी तो विस्थापन मतलब उस स्थान को बदलना, तो स्थान वहाँ से बदला जाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। भाई जब परेशानी होगी तो क्या होगा, उनका विनाश ही तो है ये। तो यही बात है कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न क्यों, क्योंकि एक के लिए तो विकास है और दूसरे का वो नुकसान का कारण है। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगला बिंदु हम देखेंगे। अगला बिंदु है बेटा आय और अन्य मापदंड। जैसा कि देखिए ध्यान दो, ये हमने यहाँ पे देखा था, 2 बिंदु हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा है हमारा आय और अन्य मापदंड। चलिए तीसरा बिंदु हम देखेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी आमदनी तो है ही है, आय यानी आमदनी के अतिरिक्त और क्या क्या हमें बेहतर जीवन के लिए चाहिए। देखिए आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। ये बात समझ में आ रही है। आपके पास मुद्रा है, आपके पास अगर पैसा है तो आप भौतिक वस्तु खरीद सकते हो, लेकिन कहाँ से नींद लाओगे भाई? नींद पैसे से थोड़ी खरीदोगे, सुख चैन पैसे से थोड़ी खरीदोगे, है ना। कुछ अपवाद हो सकते हैं। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें अन्य आय और अन्य मापदंड में आगे देखते हैं। देखो आगे आएगा आर्थिक विकास। किसे कहते हैं आर्थिक विकास? ध्यान दीजिए, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और दीर्घ अवधि में बढ़ती है। जो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, जो आय है वो दीर्घ अवधि मतलब थोड़ी ज़्यादा अवधि में वो बढ़ती है। ये बात समझ आएगा। इसको हम कहते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब पहले थोड़ा काम छोटा था, धीरे धीरे उसको बढ़ाया। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा समय तो लगेगा, दीर्घ अवधि तो अवधि मतलब समय तो लगेगा, लेकिन क्या हुआ, उसकी आय बढ़ी, तो उसे कहते हैं आर्थिक विकास, अर्थात उसने आर्थिक विकास किया। आगे देखेंगे अभी इसी में ही। अब ये कह रहा है आय और अन्य मापदंड में ही कि भाई आर्थिक विकास तो समझ लिया, लेकिन आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्या है? यानी आदमी साक्षरता समझते हो? साक्षरता का मतलब होता है बेटा पढ़ा लिखा। मेरी बात समझ में आ गई? साक्षरता क्या होता है? पढ़ा लिखा। अच्छा, साक्षरता के बारे में और थोड़ा सा हम बात समझते हैं और थोड़ी बात जान लेते हैं। एक मिनट बेटा, अभी हम जानेंगे इसको। चलिए, साक्षरता मतलब जो इंसान, साक्षरता कहते हैं बेटा अक्षर सहित, मतलब जो अक्षरों की जानकारी जिसे हो, यानी जो 7 वर्ष के बाद के जो मतलब 7 वर्ष के बच्चे और उसके ऊपर जितनी भी आयु के होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें अक्षर का ज्ञान, उन्हें साक्षर कहते हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता क्या है ना? क्यों अनिवार्य है साक्षरता? तो देखो, इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। दक्षता मतलब कौशल, है ना, एक्सपीरियंस। रोजगार का स्तर बढ़ता है, बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे तो थोड़ा सा स्तर बढ़ेगा। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, बिल्कुल बात ठीक है। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब पढ़ा लिखे होंगे उन्हें पता होगा कि भाई हमें पेड़ ना होने से क्या नुकसान होंगे, है ना। अगर पानी को दूषित करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, ये पता कब होगी? जब साक्षर होगा, कुछ पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को पढ़ा होगा। मेरी बात समझ में आ गई? नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता, जब कोई पढ़ जाएगा अच्छे से, वो साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो नए नए उद्योगों को भी स्थापित वो करेगा, नए नए आइडियाज़ उसके अंदर आएंगे। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट है बेटा, अगला है बच्चों, अगला हमारा बिंदु है, इसी में आय और अन्य मापदंड हम पढ़ रहे हैं, इसी में आर्थिक नियोजन। क्या होता है आर्थिक नियोजन? चलिए, देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना।
यानी देश में जो साधन हैं उनका लाभ उठाइए, है ना। उन साधनों के बल पे देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना, ऐसे नहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं, योजनाबद्ध तरीके से अच्छे तरीके से उसको बढ़ाना कहते हैं आर्थिक नियोजन। अगला बिंदु है राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसे कहते हैं राष्ट्रीय आय? एक तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय का जो ऐड है, मतलब उसको जो जोड़ देंगे, उनके योग को हम क्या कहते हैं बच्चों? राष्ट्रीय आय। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अगला बिंदु राष्ट्रीय आय, सॉरी अगला बिंदु है इसी में हमारा प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है बच्चों? इसको भी सुन लीजिए जरा ध्यान से। प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि हमें मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी देश की कुल आय मान लो 1000 रुपये है, ठीक है, और जनसंख्या है 50 आदमियों की, तो उस 50 से 1000 को भाग देंगे और जो हमारे पास उत्तर आएगा वही क्या होती है बच्चों? प्रति व्यक्ति आय हम उसे ही कहते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, मतलब मध्य में आता है भारत, ऐसा नहीं है अच्छी आय है भारत की, हाई नहीं, अच्छी आय मतलब हाई वाला, ऊंचा वाला, उच्च में नहीं आता, मध्य में आता है, मतलब बीच का, यानी एक नीचा और एक ऊंचा, ये आता है बीच का। क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $67 प्रति वर्ष थी, यानी $6700 प्रति वर्ष उसकी आय थी। पूरे भारत की आय बता रहा है, प्रति व्यक्ति नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? डॉलर थी। ये आंकड़े आपको 2019 के हैं बेटा, मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो ये कैसे राष्ट्रीय यानी प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, प्रति व्यक्ति आय हम निकालते कैसे? देखो, कुल आय और कुल जनसंख्या का हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? प्रति व्यक्ति आय। देखो कुल आय कितनी है और कुल जनसंख्या कितनी है। मान लो कुल आय अभी मैं बता रहा ना 1000 रुपये है और कुल जनसंख्या 50 है, तो हम भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 20, तो प्रति व्यक्ति का आय कितनी होगी बेटा? 20। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी। चलो ये थी आपकी प्रति व्यक्ति आय। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद बेटा इसी में शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसी में एक पॉइंट आता है आय और अन्य मापदंड में कि भाई शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। मतलब मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, जैसे 2024 है, इसमें 1000 बच्चे पैदा हुए, मेरी बात समझ में आ गई, और 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, मान लो ये 50 बच्चे मर गए, ये हुआ अनुपात 1000 अनुपात 50, तो ये क्या हो गया? शिशु मृत्यु दर। यानी 1000 बच्चे पैदा होने पर 50 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में बेटा आय और अन्य मापदंड में, ध्यान से देखें, साक्षरता दर। मैंने बताई थी आपको थोड़ी देर पहले कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? साक्षरता दर। निवल उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं? ये भी ध्यान दे लो बेटा। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत, उसे हम कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? यानी 14 और 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। मेरी बात आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं निवल उपस्थिति अनुपात। आगे देखिए, आगे है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसे कहते हैं बेटा शरीर का द्रव्यमान, ठीक है, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक इसे कहते हैं हिंदी में, है ना। BMI की ये फुल फॉर्म है आपकी,
बॉडी मास इंडेक्स, और हिंदी में कहते हैं शरीर का द्रव्यमान सूचकांक। यानी इसे क्या किसे कहते हैं, ध्यान दो। यानी जो BMI है क्या होता है, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पपोषित होने की जांच कर सकते हैं। अल्पपोषित का मतलब होता है बेटा जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। यदि यह 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, और अगर 25 से ऊपर है तो वो मोटापे से ग्रसित है। मेरी बात समझ गई? यानी 18 से 18.5 से ऊपर और 25 से ऊपर मोटा हो जाएगा, और 18.5 से जो कम है वो बच्चा मतलब वो व्यक्ति कुपोषित है, यानी इसके ऊपर होना चाहिए 20 में। ये बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं BMI। इसके बाद देखो बेटा आगे, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? आय व अन्य कारकों की समाकेतिक सूची। इस आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। यानी विभिन्न देशों में विकास के स्तर को, उस स्तर का जो मूल्य है उसे नापते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी मानव का कितना विकास हुआ। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। यानी ये जो हम मानव विकास सूचकांक देखते हैं तो ये देखते हैं शैक्षिक स्तर किस देश का अच्छा है, स्वास्थ्य स्थिति किसी देश की अच्छी है, और प्रति व्यक्ति आय भी इसमें देखी जाती है बच्चों। ठीक है, तब जाके मानव विकास सूचकांक बनता है। अगर हम भारत की बात करें तो ये आंकड़े आपको 2023 के मैं अभी दे रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक गणना में 2023 में भारत का बेटा 132वां स्थान था। कौन सा? 132वां स्थान था। मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास को बेटा देख रहे हैं। अगला बिंदु बच्चों हमारा राष्ट्रीय विकास। एक देश की आय क्या है? चर्चा करेंगे। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। यानी एक देश की आय का मतलब हो गया सभी निवासियों की आय को हम एक देश की आय कहते हैं बच्चों। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है बेटा, जैसा कि हमने बताया था आपको, अगला बिंदु है हमारा, ये देखिए हम अभी तक पढ़ चुके हैं बेटा 4 बिंदु। कितने बिंदु पढ़ चुके हैं? 4। यानी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय विकास तक। अगला बिंदु है हमारा विभिन्न देशों की तुलना, देश एवं राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कैसे देखेंगे कि विकास हुआ है। ध्यान देंगे सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। इसमें हमारा पहला पॉइंट है देश के मध्य विकास को नापने वाले कारक, यानी कैसे विकास को नापेंगे। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म एवं मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जो गुजारा करते हैं, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। यानी हम जब तुलना करेंगे आपस में, है ना, और विकास को नापने वाले जो कारक हैं कैसे देखेंगे कि भाई किसका विकास ज़्यादा हुआ है, किसका विकास कम हुआ है, वो जो चीज़ें हम देखेंगे उसकी बात यहाँ पे करी गई है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जन्म एवं मृत्यु दर बहुत कम होना चाहिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। ये मानक वहाँ के किए गए हैं। आगे देश की औसत आय की गणना। औसत आय क्या होती है? प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी मुद्रा डॉलर में की जाती है ना, कि डॉलर में ये आय देखी जाती है। ये बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुलना अगर आगे हम करेंगे बेटा तो विभिन्न देश या राज्यों में विभिन्न देशों की तुलना करेंगे तो एक होता है विकसित देश, एक होता है विकासशील देश। यानी एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? यानी विकासशील और विकसित। विकासशील वो जो अभी विकास कर रहा है, विकास उसमें हो रहा है। देखो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा विकसित देश क्या है, किसे हम विकसित देश कहेंगे। पहले हम वो जानेंगे जिसके पास नई तकनीक व विकसित उद्योग हैं, अच्छे अच्छे उद्योग हैं, नई नई तकनीकें जिसके पास है, उसे हम विकसित देश कहेंगे। और क्या चाहिए?
उच्च स्तरीय रहन सहन, यानी रहन सहन बहुत ही जबरदस्त और अच्छा है। उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कम हो निम्न हो, है ना, नहीं, अच्छी उच्च प्रति व्यक्ति आय जिसकी होगी, इसे भी हम विकसित देश कहेंगे। साक्षरता दर, यानी साक्षरता दर बहुत अच्छी चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग अगर होंगे तो भाई टेक्निक अपने आप बढ़ेगी। आगे, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर, जन्म दर मृत्यु दर बहुत कम हो, है ना, ज़्यादा ना हो, यानी उस पर नियंत्रण हो। क्या हो, उस पर नियंत्रण हो, उस पर नियंत्रण हो बच्चा। ये बात समझ में आ गई? तो वो होगा विकसित देश। तो गुरुजी विकासशील देश किसे कहेंगे? हाँ बता रहा हूँ वो भी बच्चों, रुकिए जरा। विकासशील देश, ध्यान दीजिए, विकासशील देश किसे कहेंगे? औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए, यानी उद्योग की कमी है, अच्छे उद्योग नहीं है, कमी है ना, दूसरे पर वो निर्भर हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होगी, निम्न मतलब कम। साक्षरता दर नियम नहीं होगी, ये निम्न होगी, मतलब कम होगी, साक्षरता दर कम होगी। सामान्य रहन सहन होगा, अच्छा रहन सहन नहीं होगा, सामान्य मतलब बीच का सा। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होगा, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। और मृत्यु दर क्या होगी बेटा? अधिक होगी। तो इन्हें कैसे विकासशील देश, जहाँ पे विकास अभी वो कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे, विकास की धारणीयता। अब सर ये धारणीयता किसे कहते हैं हम? बिल्कुल समझिए बेटा, विकास की जो धारणीयता है, ये जो धारणीयता शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले। धारणीयता बेटा, धारणीयता कहते हैं ऐसा विकास करना जो आने वाले कई सालों तक चलता रहे। विकास मतलब चल रहा है ना, तो उसे कहते हैं धारणीयता। अब विकास की धारणीयता किसे कहते हैं? ध्यान दो, विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों पर ध्यान देना। मतलब इसका मतलब बेटा ये है, एक तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरा जो पीढ़ी है आज की उसका तो ध्यान है ही है कि भाई अच्छे से रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, है ना, सारी चीज़ें, इस पर तो ध्यान देने की जरूरत है ही है। लेकिन आगे जो भावी मतलब आने वाली पीढ़ी हैं उनके लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप देखते हैं ना, पर्यावरण अच्छा, पानी बचाइए जो अगली पीढ़ियों के लिए काम आए। तो ये इसको कहते हैं हम बेटा विकास की धारणीयता, यानी अब तो ध्यान देता है ये, वर्तमान भविष्य के ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला पॉइंट बेटा, विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या क्या होते हैं? देखो, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, आज अच्छे से आराम से। नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। नवीकरणीय क्या होते हैं अभी बता रहा हूँ, गैर नवीकरणीय क्या होते हैं वो भी, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग करो नवीकरणीय साधनों का, संसाधनों का। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा या बढ़ाना, ये होती है विकास की धारणीयता की विशेषताएं। विकास की धारणीयता की विशेषताएं यानी जो विकास हो रहा है। ये बात समझ में आई? आगे, अब नवीकरणीय साधन किसे कहते हैं? अभी मैं बात कर रहा था ना आपसे, ये ध्यान दीजिए, भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। भूमिगत जल जो भूमि में जल मिलता है, फसलें और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। यानी जो नवीकरणीय साधन है इनकी पूर्ति हमें प्रकृति से होती है, प्रकृति से हमें चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो नवीकरणीय साधन है ये हमें कहाँ से मिलते हैं? भूमि से। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं, यानी अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे। अति मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, यानी वर्षा कम हो रही है, पानी को ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो। ठीक ऐसे ही जैसे आप देखते हो कि भाई गर्मियों में गेहूँ की फसल के बाद में किसानों ने जैसे धान लगाए, मेरी बात समझ रहे हो भाई, गर्मियों में तो पानी की कमी पड़ेगी, वर्षा कम आ रही है और पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो ये होते हैं नवीकरणीय साधन। तो ये हमें अति नहीं करनी है, अच्छे से प्रयोग इनका करना है। आगे, गैर नवीकरणीय साधन। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, यानी वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं, वो है गैर नवीकरणीय साधन। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, यानी धरती पर इनका बहुत ही सीमित, बहुत कम भंडार है और इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती।
बच्चों अगला पॉइंट है हमारा गैर नवीकरणीय साधन। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ मैं आपको। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों में मतलब के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। जैसे इसका मैं उदाहरण लूँ, इसका उदाहरण हो सकता है बच्चों कोयला, इसका उदाहरण हो सकता है। ऐसे थोड़ी खुदता ही रहेगा भाई, ज़मीन से मिलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ख़त्म ही नहीं होगा। पेट्रोलियम हो सकता है, कभी तो ख़त्म होगा। तो ये इसके उदाहरण बच्चों हो सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की आपके लिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाने में मैं कामयाब रहा हूँगा बच्चों। कैसी लगी वीडियो ये बताएं, और इसके बाद में मैं MCQ भी लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो कैसी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव है अगर कि सर ऐसे तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब कोई अगर दिक्कत है तो वो मुझे सुझाव दें आप ज़रूर कमेंट करके। मेरी बात समझ आ गई? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करोगे, आपको पता ही है ना, लाइक वाइक कर देना भाई। आपको अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चे नए देख रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो आपको मिल सके, इसलिए कह रहा हूँ मैं, कभी समझने लगो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों। जब तक के लिए आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।